फिल्म की शुरुआत हजारों साल पहले से होती है, जब ब्रह्मांड की शुरुआत में मौजूद ची एनर्जी से स्वर्ग और धरती का निर्माण हुआ था। लेकिन इसी दौरान एक ऐसा दानव भी पैदा हुआ जो बाकी सभी दानवों से अलग और बेहद शक्तिशाली था। उसका नाम था युआंडी। युआंडी कोई साधारण दानव नहीं था। उसका मकसद सिर्फ इंसानों को नुकसान पहुंचाना नहीं था, बल्कि वो स्वर्ग, धरती और नेदरवर्ल्ड यानी तीनों लोकों पर अपना राज कायम करना चाहता था। उसे रोकने के लिए देवताओं और स्वर्ग के सैनिकों ने पूरी ताकत लगा दी, लेकिन युआंडी के सामने कोई टिक नहीं पाया। आखिरकार बुद्ध के एक शिष्य ने अपनी पूरी ची एनर्जी का बलिदान देकर युआंडी को एक बर्फीली और अंधेरी जमीन के नीचे हमेशा के लिए सील कर दिया। उसकी ची एनर्जी ने एक विशाल सेक्रेड ट्री का रूप ले लिया, जिसकी जड़ें युआंडी के शरीर के महत्वपूर्ण हिस्सों को बांध कर रखती थीं। लेकिन हजारों साल बाद इस कहानी को सुनते हुए पिग्जी को बिल्कुल भरोसा नहीं होता। सैंडी उसे समझाता है कि युआंडी कोई कहानी नहीं है। जहां जहां उसने कदम रखा था वहां जीवन तक खत्म हो गया था और वो किसी भी जीव को दानव में बदल सकता था। इसी बीच उनका मास्टर तांग सांजंग अपने शिष्यों का इंतजार कर रहा होता है और तभी उनका सबसे ताकतवर शिष्य सन वुकोंग भी वहां वापस आता है, जिसे हम मंकी किंग के नाम से जानते हैं। कुछ समय बाद ये चारों पश्चिम की यात्रा पर निकलते हैं और रास्ते में वुजुआंग टेम्पल पहुंचते हैं। वहां के 2 केयरटेकर उनका स्वागत करते हैं, लेकिन वुकोंग की नज़र जल्द ही मंदिर के अंदर छिपी एक खास चीज पर पड़ जाती है। दरअसल उस मंदिर में एक ऐसा पेड़ था जिस पर बेहद दुर्लभ जिनसिंग फ्रूट्स लगे हुए थे। ये फल 10,000 साल में सिर्फ एक बार पैदा होते थे और इन्हें खाने वाला हजारों साल तक जीवित रह सकता था। पिग्जी जब चुपके से केयरटेकर्स की बातें सुनता है तो वो तुरंत वुकोंग को इसकी खबर देता है। दोनों अपना रूप बदलकर उस गुप्त जगह तक पहुंच जाते हैं। वहां एक विशाल पेड़ दिखाई देता है जिस पर ये जादुई फल लगे हुए थे। वुकोंग खुद को रोक नहीं पाता और एक फल तोड़ लेता है, लेकिन जैसे ही फल जमीन पर गिरता है वो गायब हो जाता है। तभी जमीन से एक छोटा सा दानव बाहर आता है और बताता है कि इन फलों की एक खासियत है। ये फल 5 तत्वों से प्रभावित होते हैं। जमीन को छूते ही ये तुरंत मिट्टी के अंदर चले जाते हैं। वो ये भी बताता है कि पेड़ 10,000 साल में सिर्फ 30 फल देता है और एक फल खाने से इंसान की उम्र 47,000 साल तक बढ़ सकती है। इतना सुनना था कि वुकोंग के अंदर का लालच जाग जाता है। वो बिना ज्यादा सोचे 3 फल तोड़ लेता है और अपने दोस्तों के साथ उन्हें खा जाता है। लेकिन उनकी ये चोरी ज्यादा देर तक छिप नहीं पाती। दोनों केयरटेकर्स जब पेड़ के पास वापस आते हैं तो उन्हें पता चलता है कि 4 फल कम हैं। वो सीधे वुकोंग और उसके साथियों पर चोरी का इल्जाम लगा देते हैं। तांग सांजंग वहां पहुंचकर मामला शांत करने की कोशिश करता है, लेकिन केयरटेकर्स उसे भी नहीं छोड़ते। वो उसके ऊपर भी चोरी में शामिल होने का आरोप लगा देते हैं। अपने मास्टर का अपमान सुनकर वुकोंग का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच जाता है। वो साफ कह देता है कि फल उसी ने तोड़े हैं, इसलिए सजा देनी है तो उसे दी जाए। केयरटेकर्स वुकोंग को दानव और आवारा बंदर कहकर उसका मजाक उड़ाने लगते हैं। बस फिर क्या था, वुकोंग अपनी गोल्डन कजल निकालता है और सीधे सेक्रेड ट्री की तरफ बढ़ जाता है। सांजंग उसे रोकने की कोशिश करता है, लेकिन इस बार वुकोंग किसी की सुनने के मूड में नहीं था। गुस्से में वो पेड़ के सारे फल गिरा देता है और फिर अपनी गोल्डन कजल का आकार इतना बड़ा कर देता है कि पूरा सेक्रेड ट्री ही टूटकर जमीन पर गिर जाता है। और यहीं वुकोंग से वो गलती हो जाती है जिसकी कीमत सिर्फ उसे नहीं बल्कि पूरी दुनिया को चुकानी पड़ने वाली थी, क्योंकि ये पेड़ सिर्फ फल देने वाला पेड़ नहीं था। यही वो पेड़ था जिसकी जड़ों में हजारों सालों से युआंडी कैद था। जैसे ही सेक्रेड ट्री जमीन पर गिरता है, मंदिर के माहौल में अचानक एक अजीब सी हलचल शुरू हो जाती है। इमॉर्टल झेन युआनजी भी अपने शिष्यों के साथ वहां पहुंच जाता है। उसे तुरंत समझ आ जाता है कि बहुत बड़ी गलती हो चुकी है। वो अपने शिष्यों को आदेश देता है कि सेक्रेड ट्री के चारों तरफ डीमन कॉन्करिंग सर्कल बनाया जाए ताकि पेड़ के नीचे मौजूद दानव बाहर ना निकल सके। तांग संजांग अपने शिष्यों की गलती के लिए माफी मांगता है, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। ज़ेन युआनजी गुस्से में वुकोंग और उसके साथियों पर हमला कर देता है। दोनों तरफ से जबरदस्त लड़ाई शुरू हो जाती है और इसी लड़ाई के बीच जमीन के नीचे से एक भयानक शक्ति बाहर निकलती है। युआंडी आजाद हो चुका था। हजारों सालों तक अंधेरी जमीन में कैद रहने के कारण उसका शरीर पहले जैसा नहीं रहा था, लेकिन उसकी नफरत और ताकत अभी भी जिंदा थी। युआंडी जैसे ही बाहर आता है, उसकी नजर तांग सांजंग पर पड़ती है और उसे देखकर वो तुरंत समझ जाता है कि यही गोल्डन सिकादा का 10वां अवतार है। युआंडी टांग को अपने साथ लेकर वहां से निकल जाता है। ज़ेन युआनजी वुकोंग को बताता है कि सेक्रेड ट्री ने सिर्फ युआंडी को कैद नहीं कर रखा था, बल्कि बुद्ध के शिष्य की ची एनर्जी उसी पेड़ के जरिए युआंडी को दबाए हुए थी। अब पेड़ टूट चुका था, इसलिए युआंडी के पास अपनी असली ताकत वापस पाने के लिए सिर्फ 3 दिन हैं। और अगर इन 3 दिनों के बाद उसने तांग संजांग की 10 जन्मों की साधना और गोल्डन सिकादा की शक्ति अपने अंदर ले ली तो उसे रोकना लगभग नामुमकिन होगा। लेकिन वुकोंग को अपनी ताकत पर पूरा भरोसा था। वो ज़ेन युआनजी से कहता है कि उसने आज तक ऐसा कोई दानव नहीं देखा जिसे वो हरा न सके।
जेन युआनजी उसे एक मौका देता है। अगर वुकोंग 3 दिनों के अंदर युआनडी को पकड़कर नहीं लाता तो उसे फिर से 5 एलिमेंट्स माउंटेन के नीचे कैद कर दिया जाएगा। वुकोंग अपने दोनों साथियों के साथ मास्टर को बचाने के लिए निकल पड़ता है। उधर युआनडी एक विशाल पहाड़ की चोटी पर पहुंचकर वहां मौजूद दानवों को अपना सेवक बना लेता है। वो उन्हें आदेश देता है कि जब तक उसका असली रूप वापस नहीं आता तब तक तांग संजांग की हिफाजत की जाए। एक दानव वुकोंग के बारे में बताता है कि वो 500 साल पहले स्वर्ग के महल में तबाही मचा चुका है और सभी दानवों का राजा माना जाता है। लेकिन युआनडी को यह सुनकर गुस्सा आ जाता है। वो कहता है कि इस दुनिया में राजा सिर्फ एक होगा और वो खुद है। दूसरी तरफ वुकोंग, पिग्जी और सैंडी युआनडी को ढूंढते हुए आगे बढ़ रहे होते हैं। तभी उनके साथ एक छोटी सी चमकती हुई शक्ति दिखाई देती है। वुकोंग को लगता है कि ये कोई दानव है, लेकिन थोड़ी देर बाद वो शक्ति इंसानी रूप ले लेती है। वो खुद को वाइटल स्पिरिट बताती है। यही वो की एनर्जी थी जिसने हजारों साल पहले युआनडी को सेक्रेट ट्री के नीचे सील किया था। उसका मकसद अब भी वही था, युआनडी को दोबारा सील करना। लेकिन वुकोंग को उस पर भरोसा नहीं होता। वो उसे दूर भगा देता है। इसके बाद वुकोंग एक छोटे दानव को पकड़ता है और उससे युआनडी का ठिकाना पूछता है। वो बताता है कि इस इलाके की हर चीज के बारे में माउंटेन डेटी जानता है। साथ ही वो वुकोंग को ये भी समझाता है कि युआनडी को रोकने की असली ताकत इसी वाइटल स्पिरिट के पास है। सैंडी अपनी किताब में यही बात पढ़कर वुकोंग को समझाता है कि बुद्ध के शिष्य ने भी अपनी पूरी की एनर्जी का इस्तेमाल करके ही युआनडी को सील किया था। आखिरकार वुकोंग उस वाइटल स्पिरिट को अपने साथ चलने की इजाजत दे देता है। लेकिन युआनडी भी उन्हें दूर से देख रहा था। उसे पता चल चुका था कि अगर ये की एनर्जी जिंदा रही तो वो अपनी पूरी ताकत हासिल नहीं कर पाएगा। इसलिए वो अपनी सेना को सिर्फ एक आदेश देता है, किसी भी कीमत पर उस वाइटल स्पिरिट को खत्म कर दो। वुकोंग और उसके साथी आगे बढ़ते हुए एक गांव में पहुंचते हैं, जहां वो कुछ खाने के लिए रुकते हैं। लेकिन गांव के लोग उन्हें देखकर डर जाते हैं, क्योंकि उनके साथ मौजूद वाइटल स्पिरिट की असली प्रकृति उन्हें समझ नहीं आती। इसी बीच युआनडी की सेना वहां पहुंच जाती है। दानवों का मकसद सिर्फ वुकोंग को हराना नहीं था। वो जानते थे कि वुकोंग मासूम इंसानों पर हमला नहीं करेगा। इसलिए वो गांव के लोगों को अपनी डार्क एनर्जी से दानवों में बदलना शुरू कर देते हैं। वुकोंग मजबूर होकर अपनी ताकत का इस्तेमाल करता है और उन लोगों को रोक देता है। लेकिन वाइटल स्पिरिट ये सब देखकर बेहद दुखी हो जाती है। वो आगे बढ़ती है और अपनी बची हुई की एनर्जी का इस्तेमाल करके उन सभी लोगों को दोबारा इंसान बना देती है। इससे उसकी शक्ति काफ़ी कमज़ोर हो जाती है। वुकोंग पहली बार समझता है कि ये सिर्फ कोई पेड़ की आत्मा नहीं है, ये सच में लोगों को बचाने के लिए अपनी जान तक देने को तैयार है। तभी दानवों का नेता वाइटल स्पिरिट को लेकर भागने की कोशिश करता है। वुकोंग उसका पीछा करता है और उसे हरा देता है। जब युआनडी को इस नाकामी की खबर मिलती है तो वो अपने ही सैनिक को बेकार कहकर खत्म कर देता है। इसके बाद वो अपने शरीर से एक डार्क शैडो निकालता है और उसे वुकोंग के पीछे भेज देता है। वुकोंग और उसके साथी आखिरकार माउंटेन डीटी के मंदिर तक पहुंचते हैं, लेकिन वहां माउंटेन डीटी मौजूद नहीं होता। अचानक वही डार्क शैडो वहां पहुंचती है और माउंटेन डीटी की विशाल मूर्ति को अपने कब्जे में ले लेती है। मूर्ति जिंदा होकर वुकोंग पर हमला कर देती है। उसके साथ एक खतरनाक फूरी भी होता है, जिसे सामान्य हथियारों से मारना लगभग नामुमकिन था। वुकोंग उसकी कमजोरी पता करने के लिए सैंडी की किताब की मदद लेता है और आखिरकार उस जीव को खत्म कर देता है। इसके बाद वुकोंग माउंटेन डीटी की मूर्ति पर हमला करता है। डार्क शैडो उसके शरीर से बाहर निकल आती है। वाइटल स्पिरिट तुरंत अपनी शक्ति से उस डार्क शैडो को खत्म कर देती है। माउंटेन डीटी की आत्मा भी वापस आ जाती है। अब वुकोंग उससे सीधा सवाल करता है, युआनडी कहाँ है? माउंटेन डीटी उसे बताता है कि युआनडी मिलेनियम पीक पर छिपा हुआ है और वहां अपनी दानव सेना तैयार कर रहा है। लेकिन फिर वो विटाइल स्पिरिट को देखकर गंभीर हो जाता है। वो वुकोंग को बताता है कि विटाइल स्पिरिट अब इंसानी रूप ले चुकी है, इसलिए उसकी ची एनर्जी सीमित है। अगर उसने अपनी पूरी शक्ति इस्तेमाल करके युआनडी को दोबारा सील किया तो उसकी सारी ऊर्जा हमेशा के लायक खत्म हो जाएगी और इस बार उसका दोबारा जन्म भी नहीं होगा। ये सुनकर वुकोंग और उसके दोस्त चुप हो जाते हैं। लेकिन अब उनके पास दूसरा रास्ता भी नहीं था। माउंटेन डीटी उन्हें मिलेनियम पीक का रास्ता दिखा देता है। जाने से पहले वो वुकोंग को सलाह देता है कि युआनडी को हराना इतना आसान नहीं है, इसलिए उसे बुद्ध से मदद मांगनी चाहिए। लेकिन वुकोंग अपनी बात पर कायम रहता है। वो मास्टर को खुद बचाना चाहता था। इधर मिलेनियम पीक पर एक के बाद एक शक्तिशाली दानव पहुंचने लगते हैं। दूर दूर के पहाड़ों और गुफाओं से दानवों की सेनाएं वहां इकट्ठा हो रही थीं, क्योंकि अब वो 3 दिन पूरे होने वाले थे और युआनडी अपने असली रूप में लौटने वाला था। कुछ ही देर बाद पहाड़ पर मौजूद अंधेरा और गहरा हो जाता है। युआनडी की शक्ति अपने चरम पर पहुंच जाती है। वो फिर से अपने असली रूप में लौट आता है। अब उसके सामने सिर्फ एक रुकावट थी, वुकोंग और उसके साथ मौजूद वो छोटी सी वाइटल स्पिरिट। मिलेनियम पीक से कुछ दूर वुकोंग अपने दोस्तों के साथ रुकता है।
वो जानता था कि आगे जो होने वाला है वो सिर्फ एक साधारण लड़ाई नहीं होगी, इसलिए वो वाइटल स्पिरिट को एक सुरक्षित जगह पर सुलाने की कोशिश करता है ताकि वो उनके साथ लड़ाई में ना आए। लेकिन उसे नींद ही नहीं आ रही थी। वो लगातार वुकोंग से सवाल करती रहती है। आखिरकार वो पूछती है कि उसका नाम इतना छोटा क्यों है और वुकोंग का नाम इतना बड़ा क्यों है। वुकोंग मजाक में उसका नाम फ्रूटी रख देता है। फ्रूटी को यह नाम बेहद पसंद आता है। फिर फ्रूटी वुकोंग से पूछती है कि उसका नाम सन वुकोंग किसने रखा था। वुकोंग बताता है कि उसका नाम उसके मास्टर ने रखा था। जब फ्रूटी उसके माता पिता के बारे में पूछती है तो वुकोंग कहता है कि उसके कोई माता पिता नहीं है, वो पत्थर से पैदा हुआ था और वो खुद को सिर्फ एक दानव मानता है। लेकिन फ्रूटी उससे असहमत होती है। वो कहती है कि हर दानव बुरा नहीं होता और वुकोंग जैसा कोई व्यक्ति जो दूसरों की रक्षा करता है उसके अंदर ज़रूर एक दिल है। ये बात वुकोंग को अंदर तक छू जाती है। फ्रूटी उससे वादा लेती है कि युआनदी को हराने के बाद वो भी उनके साथ बुद्ध स्क्रिप्टर्स लेने की यात्रा पर जाएगी। वुकोंग आखिरकार उससे वादा कर देता है। कुछ देर बाद फ्रूटी एक चट्टान पर सो जाती है। वुकोंग उसके चारों तरफ एक सुरक्षा कवच बना देता है। वो उसे अपने साथ नहीं ले जाना चाहता था क्योंकि उसे पता था कि अगर फ्रूटी ने अपनी पूरी शक्ति इस्तेमाल की तो उसकी ज़िंदगी ख़त्म हो सकती है। लेकिन इस बार वुकोंग अकेला नहीं जाता। पिग्जी और सैंडी उसके साथ खड़े होते हैं। तीनों कहते हैं कि उन्होंने वो जादुई फल साथ में खाया था, इसलिए लड़ाई भी साथ में लड़ेंगे। अब तीनों मिलीनियम पीक की तरफ बढ़ जाते हैं। सुबह होते होते वो पहाड़ के काफ़ी करीब पहुंच जाते हैं, लेकिन वहाँ पहले से युआनदी की पूरी सेना उनका इंतज़ार कर रही होती है। ज़बरदस्त लड़ाई शुरू हो जाती है। पिग्जी अपने विशाल रूप में बदलकर दानवों को कुचलने लगता है, जबकि सैंडी अपनी शक्तियों से लगातार हमला करता है। वुकोंग को एक साथ सैकड़ों दानव घेर लेते हैं, लेकिन वो अपने बालों से सैकड़ों क्लोन्स बना देता है। कुछ ही पलों में पूरा युद्ध क्षेत्र छोटे छोटे वुकोंग से भर जाता है। दानवों की सेना टूटने लगती है। तभी अचानक वहाँ युआनदी खुद आ जाता है। वो अपनी ही सेना को कमज़ोर देखकर उन्हें ख़त्म कर देता है। उसके बाद उसकी नज़र वुकोंग पर जाती है। वुकोंग पूरी ताकत से युआनदी पर हमला करता है। पिग्जी और सैंडी भी उसके साथ मिल जाते हैं। कुछ पल के लिए ऐसा लगते है कि तीनों मिलकर युआनडी को हरा देंगे, लेकिन युआनडी अचानक अपनी असली शक्ति दिखाता है। उसके एक हमले से तीनों बुरी तरह घायल हो जाते हैं। वुकोंग फिर भी हार नहीं मानता। उधर फ्रूटी की आंख खुल जाती है। उसे पता चलता है कि वुकोंग वहाँ नहीं है। वो अपने चारों तरफ बने सुरक्षा कवच से बाहर निकलने की कोशिश करती है, लेकिन वुकोंग ने ऐसा कवच बनाया था जिसे वो तोड़ नहीं सकती थी। तभी दूर से वुकोंग बुरी तरह घायल होकर उसके पास आकर गिरता है। युआनदी उसके पीछे पहुंच चुका था। वो वुकोंग को ख़त्म करने ही वाला था कि पिग्जी और सैंडी अपने घायल शरीर के बावजूद उसे बचाने के लिए आगे आ जाते हैं। लेकिन इस बार युआनदी के सामने उनकी कोई ताकत काम नहीं आती। वो दोनों को बुरी तरह हरा देता है। वुकोंग उन्हें बचाना चाहता था, लेकिन खुद इतनी बुरी हालत में था कि उठ तक नहीं पा रहा था। अब युआनडी की नज़र फ्रूटी पर पड़ती है। वो उसके चारों तरफ बने सुरक्षा कवच को तोड़ना शुरू कर देता है। वुकोंग पूरी ताकत लगाकर उसे रोकने की कोशिश करता है, लेकिन युआनदी आखिरकार उस कवच को तोड़ देता है। फ्रूटी बाहर आ जाती है और तभी युआनदी एक ऐसा काम करता है जिससे वुकोंग पूरी तरह टूट जाता है। वो टैंग सनजांग को वहां लेकर आता है और वुकोंग की आंखों के सामने उसके मास्टर की गोल्डन सिकादा की शक्ति अपने अंदर खींचना शुरू कर देता है। टैंग सनजांग की शक्ति युआनदी के अंदर समाने लगती है। वुकोंग अपने मास्टर को बचाने के लिए उठने की कोशिश करता है, लेकिन उसका शरीर उसका साथ नहीं देता। पिग्जी और सैंडी भी जमीन पर पड़े हुए होते हैं। युआनदी आखिरकार टैंग की शक्ति अपने अंदर ले लेता है। ऐसा लगता है कि अब सब खत्म हो चुका है। फ्रूटी ये सब देखकर टूट जाती है। वो अपनी पूरी की एनर्जी वुकोंग को देना चाहती है, लेकिन वुकोंग उसे मना कर देता है। वो जानता था कि फ्रूटी ने अपनी शक्ति दी तो वो हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी, लेकिन युआनदी फ्रूटी को पकड़ लेता है। वो वुकोंग से कहता है कि तुम खुद को डीमन किंग कहते हो, लेकिन तुम इस नाम के लायक भी नहीं हो। वुकोंग उसकी आंखों में देखते हुए कहता है कि वो हार मानने से बेहतर मरना पसंद करेगा। युआनदी गुस्से में वुकोंग को फिर से मारना शुरू कर देता है। ये देखकर फ्रूटी अपना आपा खो देती है। वो अपनी पूरी शक्ति से युआनदी पर हमला करती है और उसे रोकने की कोशिश करती है, लेकिन अब युआनदी पहले से कहीं ज़्यादा ताकतवर था, क्योंकि उसके अंदर तांग की गोल्डन सिकेडा शक्ति भी आ चुकी थी। वो फ्रूटी पर एक जोरदार हमला करता है। फ्रूटी दूर जाकर गिरती है। उसकी इंसानी आकृति टूटने लगती है और उसकी बची हुई की एनर्जी धीरे धीरे वुकोंग के शरीर में प्रवेश करने लगती है। कुछ सेकंड के लिए सब कुछ शांत हो जाता है। फिर वुकोंग का पत्थर जैसा दिल धड़कने लगता है, एक बार, फिर दूसरी बार, और अचानक उसकी आंखें खुल जाती हैं। फ्रूटी की सारी की एनर्जी अब उसके अंदर थी। वुकोंग धीरे धीरे खड़ा होता है। उसके अंदर की शक्ति पहले जैसी नहीं थी। इस बार उसके अंदर फ्रूटी की ऊर्जा के साथ वो जज्बा भी था जो उसके दोस्तों और मास्टर ने उसे दिया था। युआनदी उसे देखकर हमला करता है, लेकिन इस बार वुकोंग पीछे डिंड हटता। दोनों के बीच ऐसी लड़ाई शुरू होती है कि पूरा मिलेनियम पीक हिलने लगता है।
युआनदी अपनी डार्क एनर्जी से लगातार हमला करता है, लेकिन वुकोंग हर वार का जवाब देता जाता है। जिस वुकोंग को कुछ देर पहले युआनदी जमीन पर पटक रहा था, वही अब धीरे धीरे उस पर भारी पड़ने लगता है। वुकोंग अपनी गोल्डन कजल का आकार बढ़ाता है और युआनदी पर एक के बाद एक खतरनाक वार करता है। आखिरकार वो युआनदी के शरीर को बुरी तरह तोड़ देता है। युआनदी अपनी आखिरी शक्ति से वुकोंग को डराने की कोशिश करता है, लेकिन वुकोंग इस बार अपना परिचय खुद देता है। वो कहता है कि वो फ्लावर्स एंड फ्रूट माउंटेन का ग्रेट सेज है, वाटर कर्टन केव का सन वुकोंग है, और दुनिया चाहे उसे दानव कहे या डीमन किंग, उसके अंदर एक चीज युआनदी से अलग है, उसके अंदर दिल है। इसके बाद वुकोंग अपनी गोल्डन कडल का आखिरी और सबसे शक्तिशाली वार करता है। युआनदी पूरी तरह खत्म हो जाता है, उसके साथ उसकी डार्क एनर्जी भी गायब हो जाती है। लेकिन जीत के बाद भी वुकोंग खुश नहीं होता। उसे लगता है कि उसने अपने मास्टर को खो दिया है। तभी उसे पता चलता है कि तंग सांजंग वास्तव में मरा नहीं था, वो गहरी अवस्था में था और आखिरकार वापस होश में आ जाता है। पिग्जी और सैंडी भी फ्रूटी की बची हुई की एनर्जी की वजह से ठीक हो जाते हैं, लेकिन एक समस्या अभी भी बाकी थी। सेक्रेड ट्री पूरी तरह नष्ट हो चुका था। एक मर्सी गॉडेस वहां आती है और बताती है कि इस पेड़ को दोबारा जीवित करना आसान नहीं है, लेकिन फिर उसकी नज़र वुकोंग के हाथ में मौजूद एक छोटे से पत्ते पर पड़ती है। वही पत्ता सेक्रेड ट्री से बचा हुआ आखिरी हिस्सा था। गॉडेस उस पत्ते की मदद से पेड़ को फिर से जीवित कर देती है। धीरे धीरे टूटी हुई शाखाओं पर नई जान आने लगती है। पेड़ फिर से खिल उठता है और इसी के साथ वुकोंग, पिग्जी, सैंडी और उनका मास्टर अपनी यात्रा पर आगे बढ़ने के लिए तैयार हो जाते हैं और यहीं पर यह फिल्म खत्म हो जाती है।